विशाल के सामने अवनी के मम्मी पापा ने ऐसा क्यों कहा कि वो आरव को नहीं जानते, जबकि आरव। हेलो दोस्तों, कातिल कहानी के भाग 2 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में आपने सुना कि विशाल पूछ रहा है अवनी कमरे में अकेली क्यों थी। अनुपम ने एक पल के लिए अपनी पत्नी को देखा और फिर विशाल से बोले, मैं तो नीचे बारात और मेहमानों के स्वागत में ही लगा था। मुझे तो इस बात पर गौर करने की फुर्सत ही नहीं मिली कि अवनी के साथ कोई क्यों नहीं है। विशाल ने सवालिया निगाहों से मिसेज बोहरा को देखा तो वे आंसू पोंछते हुए बोली, जब वह अवनी के कमरे में गई थी तो वहां मेकअप आर्टिस्ट कुछ दोस्त मौजूद थे, पर अवनी ने कहा कि वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। शादी के दिन ये घबराहट सभी लड़कियों को होती है, इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा और मैं वहां से सभी लोगों को लेकर नीचे आ गई। विशाल ने फिर पूछा, अनुपम जी, क्या कोई ऐसी बात है जिससे आपकी बेटी परेशान थी या ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी? ऐसा तो कुछ नहीं है सर, वो हम सबसे बेहद प्यार करती थी। विशाल ने अगला सवाल दागा, क्या अवनी का किसी से कोई प्रेम संबंध था? कुछ देर के मौन के बाद अनुपम जी ने कहा, नहीं। तो फिर आरव अवनी का क्या लगता है? विशाल के सवाल से सन्नाटा पसर गया था। दोनों पति पत्नी के चेहरे पर पसीने साफ दिखाई पड़ रहे थे। निकेतन को जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो भी अब इस सवाल का जवाब जानना चाहता हो। पर क्या सच में निकेतन को कुछ नहीं पता था आरव के बारे में? विशाल के शक की नजर अब अनुपम और उनकी पत्नी पर थी। विशाल ने पूछा, ये बात आप लोग क्यों छिपा रहे थे? दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। विशाल ने फिर एक बार अनुपम को देखते हुए आवाज को कुछ कड़क करके कहा, अगर आप दोनों इस तरह से बातें छिपाएंगे और साथ नहीं देंगे तो शक की सुई आपकी तरफ घूमने में समय नहीं लगेगा। ये सुनकर दोनों के चेहरे फीके पड़ गए। विशाल ने पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ाते हुए पानी पीने का इशारा किया और कहा, अब आप लोग बताइए, कौन था वो लड़का और क्या है ये पूरा मामला? अनुपम ने कहा, शादी से कुछ महीने पहले की बात है। अवनी ने मुझे आरव के बारे में बताया था कि वो बहुत अच्छा लड़का है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। विशाल की आवाज थोड़ी कड़क थी। तो क्या आपने इसलिए अवनी को मरवा दिया क्योंकि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी? नहीं सर, ये झूठ है, अनुपम चिल्लाया। तो फिर अवनी की शादी आरव से क्यों नहीं की? सर, हमने आरव को मिलने के लिए बुलाया था। अवनी बहुत खुश थी। उसने तुरंत ही आरव को फोन लगाया और संडे को रांची से दिल्ली आने के लिए कहा। आरव ने अवनी को बताया कि शनिवार की रात वह निकल जाएगा और संडे की सुबह उसके घर पर होगा। जैसा कि सब निश्चित किया गया था, आरव हम सबसे मिलने आया था। और फिर एक लंबी सांस लेकर अनुपम रुक गए। विशाल और निकेतन दोनों ही उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। विशाल ने फिर सवाल किया, अनुपम जी, आगे क्या हुआ? सब सच सच बताइए। अनुपम जी से पहले मिसेज बोहरा ने कहना शुरू किया, जी, अवनी ने हमें आरव के बारे में बताया था। हम लड़के से मिलना चाहते थे, इसलिए उसे दिल्ली बुलाया था। आरव हमें पसंद भी आ गया था। बस हमने एक ही चीज उससे मांगी थी कि शादी के बाद वो दिल्ली या आसपास किसी भी शहर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अवनी हमारी इकलौती संतान है और उसके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर आरव चाहे तो हम उसके घर और काम की व्यवस्था भी करवा देंगे। हमें मालूम था कि किसी भी लड़के के लिए ये मुश्किल फैसला है, लेकिन आरव तुरंत ही इस बात पर राजी हो गया। बल्कि उसने ये तक कहा कि वह अपने नाम पर दिल्ली में घर तो नहीं ले सकता, मगर हमारे घर में हमारे साथ रह सकता है। कुछ पल के लिए लगा जैसे संसार की सारी खुशियां मिल गई हों। अवनी भी बहुत खुश थी। मिसेज बोहरा ने आगे कहा, आरव के अनुसार उनके मम्मी पापा की देखभाल के लिए भाई भाभी हैं। वो हर शुक्रवार को घर चला जाया करेगा और सोमवार को दिल्ली लौट आएगा। उसके इस विचार भर से ही हम लोग बेहद खुश थे।
बोलते बोलते मिसेस बोहरा की हालत बिगड़ने लगी और अनुपम ने ये जांच कुछ घंटे बाद करने की प्रार्थना करी। विशाल ने भी हालत और बेटी के जाने का दुख समझते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। सबके जाने के बाद विशाल को जिज्ञासा हुई ये जानने की कि जब सब कुछ अच्छा होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि आज यहाँ आरव नहीं बल्कि निकेतन था। उसका सर अब घूमने लगा था, क्योंकि जिसे वो किसी आम कहानी की तरह आत्महत्या समझ रहा था वो एक सोची समझी हत्या थी। अवनी को कमरे में अकेले छोड़ने और आरव की बात छुपाने से अनुपम और उनकी पत्नी भी विशाल के शक के घेरे में थे। वहीं अब ये केस आरव के इर्द गिर्द भी पहुंच गया था। विशाल अब इस केस को हर पहलू से देख रहा था। खैर, आगे की जांच पूरी तरह निर्भर थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अवनी के कमरे से मिली हुई चीजों पर। तभी एक हवलदार कमरे में दाखिल हुआ। साहब, ये लाश के कमरे से बरामद हुआ सामान है, सैंपल ले लिए गए हैं, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। ठीक है, सब ध्यान से टेबल पर रख दो। विशाल ने अवनी के कमरे से बरामद हुई सभी चीजों की जांच शुरू करी। ये बात उसे हैरान कर रही थी कि अवनी का मोबाइल सामान में क्यों नहीं था। उसने अपनी टीम से पूछा तो पता चला मोबाइल कमरे में था ही नहीं। कुछ मेकअप का सामान, पानी का ग्लास, जूस के 2 ग्लास और एक पर्स, बस यही सब था। सभी सामान के फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं। तभी विशाल का फोन बज उठा। हेलो सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। लड़की की मौत शरीर में जहर की वजह से हुई है। उधर से आवाज आई। ओके थैंक यू, रिपोर्ट्स मेरे ऑफिस भिजवा दो। विशाल का पूरा दिन यही सब उधेड़पुन सोचते हुए गुजरा। दूसरे दिन विशाल अवनी के घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। कोई उसे क्यों मारेगा? ये आत्महत्या ही तो नहीं जो उसने आरव से शादी न होने की वजह से करी हो। आरव पर भी शक की गहरी सुई थी। कहीं आरव तो वहां नहीं आया था और उसने उसके जूस में जहर मिलवाया हो। लेकिन अवनी का फोन कहाँ है? 2 बार बेल बजाने पर अनुपम ने दरवाजा खोला। आप और मिसेज बोहरा फौरन बाहर आइए, पहले आपका बयान लिया जाएगा। निकेतन, तुम अंदर इंतजार करो, आज बयान अलग अलग लिए जाएंगे। अनुपम जी, आपकी बेटी की मौत जहर के कारण हुई है। उसके कमरे में पानी और जूस कौन लेकर गया था? मिसेस बोहरा, कोई वेटर ही लेकर गया होगा। आरव के साथ आगे क्या हुआ? हमें सब पसंद था, लेकिन हम अवनी के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जब हमने उसके बारे में पता करा तो मालूम हुआ कि वो पहले से शादीशुदा है। ये हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। न ही ये समझते हुए हमें देर लगी कि क्यों आरव हमारे साथ रहने के लिए राजी हुआ। शायद वो अपने घर वालों से कहता कि वो बाहर नौकरी के लिए रहता है। अवनी बहुत दुखी हुई थी उस लड़के की वजह से। वो हमारे पैसों के लिए अवनी को फंसाकर शादी करना चाहता था। मुझे यकीन है इसके पीछे उस हरामजादे का हाथ है। विशाल के दिमाग में कातिल की छवि लगभग साफ हो रही थी। उसने उन्हें बाहर जाकर निकेतन को अंदर भेजने के लिए कहा। निकेतन, तुम अवनी को कब से जानते हो और शादी का फैसला कब लिया? जी, हमारे पापा लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं। मैं और अवनी भी एक दूसरे को जानते थे, बल्कि मैं उसको चाहता भी था। ये शादी कैसे तय हुई? जब अवनी मुंबई से वापस आई थी, उसके बाद हमारी शादी परिवार वालों ने ही तय करी थी। निकेतन से पूछने को अभी विशाल के पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस बोहरा दंपति की कही बातों की ही पुष्टि करनी थी। विशाल ने सबको एक साथ बुलाया और पूछा, अवनी का फोन कहाँ है? मेरे पास है। अवनी ने 1 महीना पहले अपना फोन हमें दे दिया था। उसने कहा था कि वो किसी भी पुरानी याद को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। शादी के बाद वो नया फोन और नंबर ले लेगी, मिसेस बोहरा ने कहा। आंटी ठीक कह रही है सर। मेरी बात भी अवनी से लैंडलाइन या आंटी के फोन पर ही होती थी। मुझे वजह नहीं पता थी और मैंने कभी जानने के लिए उस पर जोर भी नहीं डाला कि उसने ऐसा क्यों किया।
विशाल सब बातें नोट करके बाहर निकलने लगा और कहा, चिंता मत करें, कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बाहर निकलकर देखा तो राजकुमार खड़ा था। विशाल ने उसे आरव का नंबर लेकर उसे सुबह दिल्ली पहुंचने के लिए कहने का ऑर्डर दिया और अवनी का फोन जांच के लिए दे दिया। विशाल उस रात देर तक शादी की रिकॉर्डिंग देख रहा था। पूरे दिन की रील देखने पर भी उसे कुछ संदिग्ध या आपत्तिजनक नहीं मिला। अब उसे इंतजार था अगली सुबह आरव के आने का। अवनी के फोन से एक खुलासा और हुआ। उसने निकेतन को मैसेज किया था कि जल्दी आकर उससे मिले और शादी के लिए मना कर दे, पर निकेतन ने तो कहा था उसे आरव के बारे में कुछ नहीं पता। तो क्या आरव के बारे में पता लगने पर निकेतन ने ही ये सब किया है और अब सबके सामने भोला भाला बन रहा है? इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक खुलासा और हुआ था जिसे सुनकर विशाल चौंक गया था और इसे जानने के बाद निकेतन पर भी शक गहरा हो गया था। ऐसा क्या मिला था विशाल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? क्या निकेतन ने अवनी का कत्ल किया? जानने के लिए देखिए आखिरी भाग अगली वीडियो में।